दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 478 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हो तो पूरे 14,340 सवाल आपके पूरे हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आज एक नए चैप्टर को हम पढ़ने चल रहे हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे ऊष्मा के संचरण के बारे में। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं इस टॉपिक से उन सभी टॉपिक पर हम लोग चर्चा किया जाएगा। साथ ही साथ तरंगों के बारे में पढ़ा जाएगा। आपकी स्क्रीन पर कई ऐसे सवाल दिख रहे होंगे जो आपसे हुबहू इसी तरह के परीक्षा में सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आइए एक बार जुड़ते हैं साथ में और पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान देंगे स्टडी 91 के जो एप्लीकेशन हमारा स्टडी 91 ऑफिशियल के नाम से, और उसमें हमने कई सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। यदि आपको भरोसा हो कि नितिन सर अच्छा पढ़ा लेते हैं, समझा लेते हैं, तो आप एक मौका हमें जरूर दीजिए। और मौका कहाँ से दीजिए मैं वो भी आपको बता दूं। मैंने कंप्लीट हिस्ट्री का बैच लॉन्च किया दोस्तों, आप उसे ज्वाइन कीजिए। बहुत शानदार सा बैच है और आपको विश्वास दिला दूं, अगर आपने उस बैच को ज्वाइन किया ना तो आप कभी नहीं कर सकते कि उसमें क्वालिटी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतना बेहतरीन लेक्चर क्वालिटी है दोस्तों। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे रिव्यू देते हैं मैं वो बातें बता रहा हूँ आपको। एक बार पढ़ के देखो, डेमो क्लास मैंने दे रखा है फ्री में, आप उसे पढ़ के देखो, अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करो। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं अपने सवालों पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, पहला ही सवाल बड़ा दमदार सवाल है। दे रहा है दोस्तों कि 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस ताप से वाष्प में परिवर्तित करने के लिए, देखिए क्या कह रहा है सवाल में दे रहा है कि क्या है दोस्तों, 1 ग्राम बर्फ का टुकड़ा है। क्या दोस्तों, 1 ग्राम बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ है। इसका मतलब क्या दोस्तों, टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना होगा बर्फ का, तो बर्फ का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसको कन्वर्ट कितना करना है, इसको वाष्प में परिवर्तित कर देना है। तो जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे तब ये पूरी तरह से दोस्तों उबलकर वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ये आपसे सवाल पूछ रहा, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। यहां पे दोस्तों दो बातें आप याद रखेगा, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 716 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी और कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा 720 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपके परीक्षा में क्या ऑप्शन मिलने वाला, दोनों बहुत नियर बाई ऑप्शन है। ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूं दोनों याद कर लो। ठीक है, दोनों याद कर लो। वैसे जो आप पूछेंगे एक्यूरेसी सर कहां पे, तो एक्यूरेसी के हिसाब से देखेंगे तो 716 हमारा परफेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि कई सारे परीक्षाओं में आपके ऑप्शन में 716 दिया नहीं है, तो नियर बाई 720 कैलोरी है, उसे आप जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हालांकि इतना बड़ा सवाल है पूरे फार्मूले से निकलता है, लेकिन यहाँ फार्मूला बताने का समय नहीं है। यहाँ हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, तो सीधे सवाल लेना और उसका जवाब देना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बहुत प्यारा सा सवाल है। अच्छा, ऐसे सवालों का उत्तर ना आप दे नहीं पाएंगे, अगर समझेंगे नहीं तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि सही क्या है गलत क्या। सुनिए ध्यान से, करा चाय के प्याले में चाय को, जब चाय पूरी खौलती हुई चाय होगी तो मान लो 100 डिग्री होगी, थोड़ा सा ठंडा है चाय। ठीक है, करा 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, यानी धीरे धीरे ठंडी हो रही चाय। भाई 100 डिग्री एकदम बहुत ज्यादा गर्म है, 90 उससे कम है, 80 उससे कम है, 70 उससे कम है, 50 उससे कम है, 40 उससे कम है, 0 पे हो जाएगा तो बर्फ बन जाएगा। चाय को बर्फ नहीं बनाना है, ठीक है, उसे सिर्फ ठंडा करना है। चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने में यदि 1 मिनट का समय लगता है, तो बताइए 70 डिग्री से 60 डिग्री ठंडा होने में कितने मिनट का समय लगेगा, या कितना समय लगेगा। 1 मिनट का ही समय लगेगा, 1 मिनट से कम लगेगा, या 1 मिनट से अधिक लगेगा। अब आप इस तरह के सवाल आप फिजिक्स में पढ़ना चाहेंगे, आपको क्लास में कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन ऐसे सवाल प्रैक्टिकल के तौर पे दोस्तों परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ध्यान समझिएगा, जितना नीचे की तरफ बढ़ेगा, जितना ज्यादा ठंडा होगा, ठंडा होने में उतना ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, यानी 90 से 80 में अगर 1 मिनट लगा है तो 70 से 60 में 1 मिनट से अधिक समय लगेगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको हमेशा याद रखेंगे, 1 मिनट से अधिक समय लगेगा। ठीक है, वो जितना ठंडा होगा उसको ठंडा होने में उतना ज्यादा समय लगेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा केल्विन में जल का क्वथनांक कितना होता है। देखिए क्वथनांक मतलब क्या होता है, क्वथनांक को हम कहते हैं उबलना। ठीक है, यानी वह टेम्परेचर जिसपे जल क्या हो जाता है दोस्तों, उबलने लगता है, वो भी केल्विन में पूछ रहा है। अगर यही डिग्री सेल्सियस में पूछ देता, ठीक है, मान यहां 2 उत्तर दे देता हूं। अभी तो मान लीजिए चलिए केल्विन में पूछा है, तो केल्विन में जवाब क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। अगर यही जवाब आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछ देता, क्या पूछ देता,
डिग्री सेल्सियस पूछ देता तो आप कहते हैं भाई उबलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है ना क्वथनांक, तो इसको आप याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पे जो पूछा है ये आपसे केल्विन में पूछा है। 373 केल्विन सामान्य होता है, 100 जोड़ देंगे तो 273 केल्विन सामान्य होता है, 100 जोड़ देंगे 373 केल्विन हो जाएगा। तो केल्विन में यही आंकड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, 373 के, ठीक है, 373 केल्विन ये क्वथनांक में आ जाएगा। और यदि इसी का हिमांक पूछ देता, क्या पूछ देता दोस्तों, हिमांक, केल्विन पैमाने में जल का हिमांक अगर पूछ देता तब क्या बताते, तब आप 273 केल्विन बताते, ठीक है, दोनों याद रखेगा। हिमांक पूछेगा तो 273 बताएगा क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस को डिनोट करता है, और 373 जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस को डिनोट करता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों बातें आप याद रखेगा। न जाने परीक्षा में क्या पूछ दे, जल का क्वथनांक भी पूछ सकता है, जल का हिमांक भी पूछ सकता है, इसलिए दोनों चीजें आप याद रखें, ठीक है। और आगे चलिए, अब थोड़ा सी सवाल को मैं अलग पैटर्न में दे रहा हूं, जरा सुनिएगा। करेक्ट, केल्विन पैमाने में मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो कितना होता है, ठीक है, मानव शरीर का ताप। अब यहां पे भी देखिए दो उत्तर निकल कर आता है, ठीक है, मानव शरीर का तापमान, यदि ये केल्विन में पूछ रहा है तो चलिए इसका जवाब तो आपको देना ही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता कि बताइए डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तब आप क्या बताते, तब बताते आपके साथ 36 रहता है, कितना रहता है, 36.8, एक्यूरेट देखेंगे तो 36.8 डिग्री सेल्सियस। तो यही 36 को उठा के 273 में उठा के जोड़ दीजिए, ठीक है, 273 में जब इसको जोड़ेंगे तो घटा बढ़ाकर लगभग जो है 310 केल्विन पे आप पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे, 310 केल्विन पे पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचे, देखिए 273 तो सामान्य होता है, प्लस ये 36 की जगह इसको 37 ले लीजिए, तो देखिए 7 3 10 को शून्य हासिल लगाए कि 7 3 10 और 2 1 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 310 केल्विन। यही तो मैंने यहां दिखाया आपको, ठीक है। यानी जो डिग्री सेल्सियस होता है उसी को यदि केल्विन पैमाने का जो सामान्य क्रम है 273, यदि उसमें जोड़ दिया जाए तो आप इस आंकड़े तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, इतनी सी बात है। अब अगर ये इस चीज को आप क्लास में समझ रहे होंगे तब तो आप परीक्षा के टाइम आपको याद रहेगा, लेकिन यदि नहीं समझ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं जो है आप परेशान होंगे। अगला सवाल देखिए, करेक्ट, केल्विन में जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है। देखिए बेवकूफ बनाने वाला सवाल है। मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ, जल का घनत्व अधिकतम किस पे होता है, तो आप कहते हैं सर 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसी पर जल का क्या होता है, जल का घनत्व मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। जल का घनत्व मैक्सिमम किस टेंपरेचर पर हो जाता है दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये बताइए 273 डिग्री सेल्सियस में यदि हम जोड़ दें 273 केल्विन में, यदि हम इस आंकड़े को जोड़ दें 4 को तो कितना हो जाएगा, 277 केल्विन। यही तो उत्तर है हमारा, यही 277 केल्विन क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। सब सोचने समझने की बात है। एक चीज और बता दूं, ये जो हम लोग 4 डिग्री पढ़ते हैं ना, एक्चुअली ये जो आंकड़ा है ये है 3.85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन क्योंकि 4 के नजदीक है इसलिए 3.8 ना बोल के हम लोग 4 बोलते हैं। तो हो सकता है परीक्षा में यहां 4 न जोड़ करके 3.8 जोड़ दे, उसके लिए भी आप तैयार रहेगा, प्रिपेयर रहेगा, तब आंकड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है, 376.8 हो जाएगा, ठीक है, तब के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। आगे देखिए अगला सवाल दे रहा है कि रंगहीन वस्त्रों द्वारा उष्मा अवशोषक से संबंधित सत्य कथन है। रंगहीन वस्त्र क्या है, मतलब देखिए रंगहीन वस्त्र मतलब जिसमें रंग नहीं है, सीधा सीधा कहिए श्वेत वस्त्र, ठीक है, श्वेत वस्त्र। देखिए गर्मी के समय में श्वेत वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है क्योंकि श्वेत वस्त्र जो होते हैं ये उष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं। जैसे गर्मी में अगर आप रंगीन कपड़ा पहन लेंगे तो और ज्यादा गर्मी होने लगेगा, इसलिए गर्मी के समय में आप सफेद कपड़ा पहनिए। सफेद कपड़ा उष्मा का अवशोषक नहीं होता है बल्कि वो परावर्तित कर देता है उष्मा को। वही पूछ रहा है कि रंगहीन वस्त्रों द्वारा उष्मा अवशोषक से संबंधित कथन कौन सा है, तो हल्के रंग उष्मा को कम अवशोषित करते हैं, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। हल्के रंग उष्मा को कम अवशोषित करते हैं, कम अवशोषित करते हैं। बस इतनी सी बात दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। आगे बात समझ में, इसीलिए गर्मी में कैसा होता है, हल्के रंग के कपड़ा पहनना चाहिए और ठंडी के समय में गाढ़े रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि गाढ़े रंग का कपड़ा पहनेंगे तो उष्मा को अवशोषित करेगा, शरीर और ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान में रखें। अगला सवाल देखिए, करा जल में नमक जैसी अशुद्धि, हम करें अशुद्धि चाहे जैसी भी हो, चाहे नमक के जैसी हो या इसमें कुछ भी मिला दीजिए, मिलाने पर कौन सा परिवर्तन होता है। अब देखिए, परिवर्तन उसके क्वथनांक में होता है, परिवर्तन उसके गलनांक में होता है, वही चीजें आपको यहां पे बताना है। तो याद रखेगा, क्वथनांक घटता है। ठीक है, अच्छा यहां पे देखिए 3-4 चीजें हो सकता है परीक्षा में आपसे क्या क्या चीजें पूछ सकता है। सुनिए, पहले परीक्षा में आपसे क्वथनांक पूछ सकता है, परीक्षा में आपसे जमाव बिंदु पूछ सकता है, नहीं जमाव बिंदु, जिस पर चीजें क्या हो जाती है, तो जब अशुद्धि मिला देंगे तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। अशुद्धि मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन जमाव बिंदु क्या हो जाता है दोस्तों, जमाव बिंदु जो हो जाता है ये घट जाता है। दोनों अलग अलग हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, एक लाइन क्या और याद रखिएगा, अशुद्धियां मिलाने से गलनांक कम हो जाता है, यहां पे लिखेगा। ठीक है, अशुद्धियां मिलाने से, अशुद्धियां मिलाने से गलनांक कम हो जाता है, कम हो जाता है। इस बात को दोस्तों आप जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, परीक्षा में ये 3 तरह से चीजें पूछ सकता है, या तो क्वथनांक पूछेगा, अशुद्धि मिलाने पे क्वथनांक बढ़ता है, या जमाव बिंदु पूछेगा, जमाव बिंदु घट जाता है, या गलनांक पूछेगा, गलनांक भी घट जाता है। ये अशुद्धि मिलाने की बात बता रहा हूं, इसको अच्छे से आप जो है रट लीजिए, याद कर लीजिए। अगला सवाल, करा पिघलती बर्फ, एक बर्फ का टुकड़ा है जो पिघल रहा है, करा पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक मिला दी जाए, नमक क्या एक तरह का अशुद्धि है, या सोडा आदि मिला दिया जाए, यानी इस तरह की अशुद्धियां मिला दिया जाए, तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर कितना हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि अशुद्धि मिलाने पर गलनांक घट जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या समझाया कि अशुद्धि मिलाने पर गलनांक घट जाता है, यही पढ़ा ना। तो यदि नमक सोडा वगैरह मिला दोगे तो यह गलनांक घट जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से घटेगा तो, लेकिन कितना तक हो जाएगा, तो याद रखिएगा -22 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कितना, -22 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। ठीक है, अशुद्धि मिलाने पर टेम्परेचर इतना डाउन तक चला जाता है दोस्तों, ये खास बात है। ठीक है, देखिए हम लोग हूबहू परीक्षा वाले सवालों को हल कर रहे हैं और ऐसे ही सवाल परीक्षा में आते हैं। जब आप इस तरह से विषय को पढ़ेंगे ना, तब जो है और बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी होगी। और आज हम यूं ही अपने 478 नंबर के लेक्चर पे नहीं पहुंच गए हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने बहुत सारे विषय आपको कवर कराए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, कह गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों ठीक है, सफेद कपड़े, सफेद वस्त्र ठीक है, उष्मा को अत्यंत कम अवशोषित करते हैं। ठीक है, अत्यंत कम अवशोषित करते हैं। ठीक है, करते हैं। तो या तो अत्यंत कम ऐसे बोल सकते हो, या इसके जगह लिख सकते हो कि परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, या भी लिख सकते हो कि यह परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, कितना भी परावर्तित करेंगे, थोड़ा बहुत तो शरीर में चला ही जाएगा। ऐसा थोड़ा है कि गर्मी के समय में सफेद कपड़ा पहन लेंगे तो एसी चलने लगेगा, ऐसा नहीं है ना, थोड़ा बहुत गर्मी लगेगा, अत्यंत कम नगण्य अधिकतम उष्मा को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, शरीर तक कम उष्मा आ पाती है। तो इस चीज को आप जो है ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, करा श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं। ठीक है, ठंडे वंडे नहीं होते हैं, याद रखेगा। श्वेत वस्त्र क्या करते हैं दोस्तों, श्वेत वस्त्र ठीक है, प्रकाश या उष्मा को परावर्तित कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। जबकि काले वस्त्र उष्मा को अवशोषित करते हैं, उष्मा को अवशोषित करते हैं। ठीक है, अवशोषित करते हैं। बस इतनी सी बात है जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। ठीक है, अब इस तरह के सवाल तो आप हल कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि मानव के पसीने का मुख्य उपयोग क्या है। जो हमारे शरीर में दोस्तों पसीना होता है वो क्यों होता है। ठीक है,
हमारे शरीर में जो अच्छा पसीना होता कब है? क्या ठंडी के समय में पसीना होता है? नहीं सर। कब पसीना होता है? सर गर्मी के समय में पसीना होता है। और पसीना होता क्यों है? तो शरीर अपने ताप को नियंत्रित करती है, शरीर अपने ताप को नियंत्रित करती है, ठीक है, ताप को नियंत्रित करती है, ठीक है। जब क्या होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा गर्मी होता है ना, तो शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीना निकालता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है जब शरीर से पसीना निकलेगा यानी जल निकलेगा बाहर, तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, क्योंकि आप पानी नहीं पिएंगे तो आपको जबरदस्ती पानी पिलाया जाएगा। कैसे? जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर लेटा देगा, एक लगाएगा जो है IV, और उसी के थ्रू क्या करेगा, बोतल चढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला जुला के डिहाइड्रेशन ना हो पाए, शरीर में निर्जलीकरण ना हो पाए, पानी की कमी ना हो पाए, इसी बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पानी ज्यादा मात्रा में निकलता है, इसलिए आपको ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल करा कि शरीर की सतह से स्वेदन यानी पसीना बहना जल की हानि निर्भर करती है, ठीक है। जल की हानि, ये पसीना बहाना दोस्तों किस पर निर्भर करता है? वायुमंडल के टेम्परेचर और नमी दोनों पर दोस्तों यह निर्भर करता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा वातावरण के तापमान एवं नमी पर, ठीक है। नमी, देखिए मैं आपको बताऊं, गर्मी में पसीना होता है, आप चले जाएंगे राजस्थान में चले जाए थार के मरुस्थल में, सर वहां तो बड़ी गर्मी पड़ती है लेकिन पसीना नहीं होता है। अब बताओ, यदि आपने कहा कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो शरीर आपको नियंत्रित करने के लिए अपने आप को क्या करता है, जल निकालता है बाहर, लेकिन वहां तो पसीना नहीं होता है। क्या बात करते हैं, वहां इतना गर्मी पड़ता है पसीना ही नहीं होता है? नहीं, क्यों? क्योंकि वायुमंडल में नमी नहीं है, आर्द्रता नहीं है। पसीना होने के लिए टेम्परेचर के साथ साथ आर्द्रता भी जरूरी है, नमी भी जरूरी है, ह्यूमिडिटी भी आवश्यक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल तापमान मत कहिएगा, नमी का मतलब क्या दोस्तों? नमी का तात्पर्य किससे है दोस्तों? आर्द्रता से है, ठीक है। वायुमंडल में आर्द्रता होनी चाहिए, वायुमंडल में ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ये आवश्यक है पसीने के लिए, ठीक है। तो इसको आप जो है ध्यान में रखेंगे, ये सब अपने आप में बेहतरीन सवाल है, ठीक है। और आगे चलते हैं, अगला सवाल कह रहा है मिट्टी के घड़े में जल जो है किस क्रिया द्वारा ठंडा रहता है? देखिए मिट्टी के गर्मी के समय में कहा जाता है ये गरीबों का फ्रीज है, ठीक है। मिट्टी का घड़ा जो होता है यह गरीबों का फ्रीज है, ठीक है, क्योंकि उनको भी तो ठंडा पानी पीना है, तो फ्रीज तो नहीं खरीद सकते वे, फिर क्या करेंगे, मिट्टी के घड़े में दोस्तों जल रखकर पिएंगे, पर्याप्त ठंडा रहता है। लेकिन ये मिट्टी का घड़ा अपने आप को ठंडा रखता कैसे है? वो घड़ा भी जैसे शरीर पसीना छोड़ता है ना, उसी तरह घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और वहां से ये छिद्र में जो जल भरकर बाहर की तरफ निकल जाते हैं, वो उस घड़े को ठंडा रखता है। तो ये वाष्पीकरण द्वारा ऐसा हो पाता है। तो मिट्टी का जो घड़ा होता है दोस्तों, ये वाष्पीकरण क्रिया द्वारा अंदर के जल को ठंडा रखता है, ठीक है। वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा, ठीक है, वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा, ठीक है, ये मिट्टी का घड़ा क्या करता है, इसमें पानी रखने पर ये बाहर से ठंडा रहता है, अंदर से भी ठंडा रहता है, इसे आप याद रखेंगे। ग्रीष्मकाल यानी क्या क्या, सीधा सीधा बोलिए गर्मी का समय, ठीक है। कह रहा गर्मी में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है। क्यों आर्द्र उष्मा का अनुभव क्यों होता है? यानी आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी यानी नमी का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि गर्मी के समय में मौसम उमस भरा होता है, ठीक है। मौसम कैसा होता है दोस्तों? मौसम उमस भरा होता है, ठीक है, होता है। इस वजह से दोस्तों शरीर भीगा भीगा सा रहता, हमेशा गीला गीला सा रहेगा, बड़ा इरिटेटिंग समय होता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा सवाल था। आगे देखिए, कह रहा शुष्कता दशा किससे संदर्भित होती है? शुष्कता यानी क्या हो गया दोस्तों? देखिए जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी कम से कम होगा, ठीक है। सीधा सीधा इसका तात्पर्य निम्न आर्द्रता से है। किससे दोस्तों? निम्न आर्द्रता से है, यानी लो ह्यूमिडिटी, ठीक है। जहां ह्यूमिडिटी एकदम कम होती है, ठीक है, वहीं पर दोस्तों क्या हो जाता है, वहां शुष्कता होती है। तभी मैंने कहा राजस्थान का वायुमंडल कैसा हो दोस्तों? वहां शुष्क है, ठीक है, शुष्कता है, वहां ह्यूमिडिटी है ही नहीं। इस वजह से गर्मी तो खूब पड़ती है, लेकिन ह्यूमिडिटी ना होने की वजह से शरीर में पसीना नहीं हो पाता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान देंगे, वहां निम्न आर्द्रता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। एक चीज और बता दूं, आज ये हम जो विषय पढ़ रहे हैं फिजिक्स ना, ये हमारा 7वां विषय है।
इसके पहले 6 विषय मैंने विधिवत आपको पढ़ा दिया है। उन 6 विषय में क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया जरा सुन लीजिए। कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री, कंप्लीट मिडावल हिस्ट्री, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों मैंने पढ़ा दिया और ये तीनों पढ़ाया टोटल अपने 150 लेक्चर में। कितने लेक्चर में दोस्तों? 150 लेक्चर में। इंडियन पॉलिटी को पढ़ाया दोस्तों टोटल 80 लेक्चर में। विश्व का भूगोल पढ़ाया टोटल 100 लेक्चर में। सुनते जाइए। इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल पढ़ाया टोटल 125 लेक्चर में। ये सब पढ़ते हुए दोस्तों हमने कंप्लीट कराया आपको 455 लेक्चर, ठीक है। और तब जाके अपने इस 7वें विषय को हम पढ़ना शुरू किए हैं जिसमें हम फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं और ये 456 नंबर से पढ़ना शुरू किए और अपने 478 नंबर की क्लास पर आ गए। तो आज हमारा जो है दोस्तों ये 22 नंबर की क्लास है। कितने नंबर की है? 22वां लेक्चर हम ये फिजिक्स में अटेंड कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने पीछे की क्लास नहीं देखी है एक बार आप जाके देख लीजिए ताकि कुछ छूटने ना पाए। इसी तरह विधिवत तरीके से दोस्तों एक एक बात पढ़ाई गई है जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। चलिए आगे आते हैं। करा वायुमंडलीय दबाव का हमें अनुभव क्यों नहीं होता? ठीक है, नहीं होता क्योंकि जो हमारे शरीर का जो दाब है दोस्तों, रक्त दाब, ठीक है, ऐसे लिखिए, शरीर के भीतर का रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है। वायुमंडलीय दाब से अधिक है, ठीक है। इसी वजह से दोस्तों क्या होता है, हमें वायुमंडलीय दबाव का अनुभव नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब कोई एस्ट्रोनॉट, ठीक है, किसी दूसरे ग्रह की यात्रा करता है या स्पेस में जाता है तो हमेशा क्या पहनता दोस्तों? एक अपने कपड़े पहनता अलग से, ठीक है, जिसमें उसका शरीर पूरा पैक होता है क्योंकि वहां पर दबाव चेंज हो जाता है। वहाँ का वायुमंडलीय दाब जो है हमारे शरीर से बिल्कुल भिन्न होता है, तो वहाँ परिस्थिति अलग होती है। जब तक वो अपनी स्पेस के अंदर है वहाँ तो चीज़ें ठीक है, अपने अनुसार उसके अनुकूल रहती चीज़ें, लेकिन जैसे वो कहीं बाहर जाता है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि वो बाकायदा सूट में जाता है, ठीक है। ऐसा इसी कारण होता है, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। यह भी अच्छा सा सवाल है। आगे लिख रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल के क्वथनांक बिंदु का मान क्या होगा? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तो जो देखिए ऊंचाई पर जाने पे सिस्टमेटिक ढंग से समझिए। पहला प्लान क्या दे रहा दोस्तों? पहला काम दे रहा है कि मान लीजिए ऊंचाई क्या हो रही है, ऊंचाई जो है यह बढ़ रही है। क्या हो रही दोस्तों? कि धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ रही है। जब ऊंचाई बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों? वायुमंडलीय दबाव भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वायुमंडलीय दाब। बताइए वायुमंडलीय दाब क्या होगा दोस्तों? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वायुमंडलीय दाब भी क्या होगा? घटेगा थोड़े नहीं, वो खुद ही बढ़ता जाएगा। बताइए यही होगा ना? दिमाग खराब है तुम्हारा। अरे जितना ऊपर जाओगे भाई, आप समझो, जितना नीचे जाओगे ये पूरा वायुमंडल का प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन जितना ऊपर जाओगे प्रेशर कम होता जाएगा ना। रटो मत यार, सिस्टमेटिक ढंग से समझो मैंने क्या समझाया। मैं ऐसे लिख दूंगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक पहाड़ है, आप उसके ऊपर जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, तो ये जो ऊपर का वायुमंडल का भार जो आपके शरीर पर पड़ रहा था, जैसे जैसे ऊपर जाओगे भार कम होगा ना कि बढ़ेगा? नहीं सर, भार कम होगा। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरह से आप समझिए, ठीक है। यह क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे वायुमंडलीय दाब जो है वो घटता जाएगा। आप समझ गए ना, कम होता जा रहा है, ठीक है। और इसके वजह से क्या होगा? इसके वजह से क्वथनांक जो दोस्तों, क्वथनांक का तात्पर्य क्या? सीधे सीधे उबलने का मामला है, ठीक है, उबलना, ठीक है। तो यहां पर याद रखेगा कम तापमान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब वायुमंडलीय दाब घट जाता है ना तो मिनिमम टेम्परेचर पे भी दोस्तों क्वथनांक बिंदु आ जाता है। ये आप याद रखेंगे, कम तापमान हो जाएगा यहाँ पर, यही आपसे पूछ रहा है। तो जो क्वथनांक बिंदु है वो घट जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो यही आपसे पूछ रहा है सवाल। एक एक लाइन ऐसे पढ़ेंगे तब जाकर आप सवाल का जवाब दे पाएंगे। थोड़ा और टेक्निकल सवाल आपको देता हूं ताकि दिमाग आपका खराब हो जाए। करा शीत प्रकोष्ठ। शीत प्रकोष्ठ माने क्या होता है? अरे इंग्लिश में लिख देता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसे कहते हैं कोल्ड स्टोरेज। क्या कहते हैं? कोल्ड स्टोरेज। जगह जगह दोस्तों कोल्ड स्टोरेज बना होता है ना। अरे कोल्ड स्टोरेज का काम क्या होता है? ठीक वही काम होता है जो हमारे फ्रिज का काम होता है। घर में फ्रिज होता है, अब फ्रिज में आप फल फ्रूट सब्जियां रख देते हैं, वो थोड़ा अधिक समय तक चलता है। बाहर रहती सब्जियां तो जल्दी खराब हो जाती हैं, फ्रिज के अंदर रहती हैं तो ज़्यादा समय तक चलती हैं। उसी तरह फ्रिज तो छोटा सा है। अब मान लीजिए आपको 50 कुंटल जो है टमाटर को सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए कहाँ फ्रिज रखेंगे? उसके लिए बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बने होते हैं, ठीक है,
जो ठंडे होते हैं अंदर से, तो वहां पर जो है फलों को स्टोर किया जाता है, सब्जियों को स्टोर किया जाता है, ये अधिक समय तक संरक्षित रहते हैं। लेकिन आपसे पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्यों, तो याद रखेगा कारण क्या क्यों का, फलों एवं सब्जियों का, फलों एवं सब्जियों की श्वसन दर कम हो जाती है, ठीक है, श्वसन दर क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। इसी वजह से दोस्तों ये लंबे समय तक दोस्तों इनको संरक्षित करके रखा जा सकता है, ये आप याद रखेंगे। बहुत प्यारा सा सवाल है और एकदम एक लाइन में आपको जवाब दे रहा हूं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक एवं हिमांक के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी पीछे दोस्तों हमने पढ़ा था कि अशुद्धि मिलाने पर, ठीक है, क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमने पीछे पढ़ा था ना, क्वथनांक। तो आपने पढ़ा था कि जो क्वथनांक होता है ये अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक जो होता है दोस्तों ये बढ़ जाता है, यही पढ़ा था ना। लेकिन मैंने आगे बताया था कि गलनांक जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, घट जाता है, यही पढ़ा था ना। गलनांक क्या हो जाता है, गलनांक, अब देखिए चाहे गलनांक लिखे चाहे हिमांक लिखे, हिमांक को ही पीछे हमने जमाव बिंदु लिखा था, क्या लिखा था, जमाव बिंदु। और दोनों के केस में मैंने आपसे बताया था कि ये दोनों क्या हो जाएगा, ये घट जाता है, ठीक है। अशुद्धि में जैसे नमक मिलाने पर -22 हो गया था ना, ठीक है, बर्फ में अशुद्धि मिलाने पर, ठीक है, उसका गलनांक, तो उसी तरह से आप याद, गलनांक हिमांक घटेगा और क्वथनांक दोस्तों बढ़ जाएगा। ये आप अच्छे से रट लो, याद कर लो, समझ लो, परीक्षा में सवाल आते रहते हैं। आगे देखिए अगला सवाल दे रहा है कृष्ण पिंड, जिसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। कभी कभी कृष्ण पिंड का एक और नाम मिलता है, इसको कहते हैं कृष्णिका। क्या कहते हैं, कृष्णिका। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कृष्णिका भी कहते हैं, इसको कृष्ण पिंड भी कहते हैं, इसको ब्लैक बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। कह इससे हमारा क्या तात्पर्य दोस्तों, याद रखेगा, वो वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को क्या कर दे, अवशोषित कर ले, ठीक है। ऐसी वस्तुएं अपने पृष्ठ पर आपतित यानी गिरने वाली, ठीक है। आपतित का मतलब क्या होता है, आपतित का तात्पर्य है गिरने वाली, ठीक है, गिरने वाली संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है। क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है, वह कृष्ण पिंड कहा जाता है। मतलब आप उसको देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है, एकदम ब्लैक, एकदम इतना कि उसके ऊपर कोई भी प्रकाश गिरता है वो अवशोषित हो जाता है, ठीक है, इसलिए उसे कृष्ण पिंड कहा गया। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, किरचॉफ का नियम क्या है दोस्तों, बड़ा अच्छा सा नियम है किरचॉफ का नियम। आप पढ़ेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, एक लाइन में मैं आपको समझा दूं किरचॉफ का नियम क्या होते हैं। जो अच्छे अवशोषक होते हैं वही अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, ठीक है। मैंने क्या समझाया, एक लाइन में समझिए, किरचॉफ का नियम क्या कहता है, तो किरचॉफ का नियम कहता है कि जो अच्छे अवशोषक होते हैं वही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ठीक है। जो अच्छे अवशोषक होते हैं, जो अच्छे अवशोषक होते हैं वही अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, वही अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, ठीक है। यही दोस्तों क्या है, यही एक लाइन में किरचॉफ का नियम है। इसे आप अपने ढंग से समझिएगा, परीक्षा में उल्टा भी पूछ सकता है, नियम देकर पूछ दे बताइए किसका नियम है, तो आपको उस समय वो चीजें भी बतानी होंगी। करा किसी माध्यम या निर्यात में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण तो ऊर्जा स्थानांतरण ही कहलाएगा ना, बताइए ऊर्जा का स्थानांतरण क्या कहलाएगा, ठीक है। अरे भाई एक माध्यम से, वो चाहे निर्वात हो चाहे कोई माध्यम हो, ठीक है, माध्यम हो या निर्वात हो, अब उसमें अगर ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में जा रही तो वो ऊर्जा स्थानांतरण कहेगा, या उसी को हम तरंग कह लें, उसी को हम वेव कह लें, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो या तो उसे ऊर्जा स्थानांतरण कहते हैं या उसे तरंग कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला दे रहा है कि तरंगे मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, तो याद रखिएगा तरंगों के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी हैं, पहला आप लोग पढ़ते हैं दोस्तों यांत्रिक तरंगे, बताइए पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। एक होता है यांत्रिक तरंगे और एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। सर अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, अरे भाई रुको थोड़ा सा,
वो यांत्रिक के भेद होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक यांत्रिक तरंगे और दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये कभी भी पूछे तरंग कितने प्रकार के होते हैं तो दो भेद होते हैं मुख्यतः। अब इसके अंदर जाके हम लोग इसके अन्य भेदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अन्य भेद पढ़ने से पहले समझिए कि यांत्रिक तरंगे संचरित होती हैं। ये जो यांत्रिक तरंगे होती हैं ये कहां कहां चल सकती हैं? क्या ये सभी माध्यम में चलती हैं? बिल्कुल सही। ठीक है, ये ठोस, द्रव, गैस, ये इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो याद रखेगा यांत्रिक तरंगों के संचरण हेतु यांत्रिक तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है। जैसे वो माध्यम कौन कौन से हैं दोस्तों? जैसे तो याद रखेगा, मान लीजिए ठोस भी हो सकता है माध्यम, द्रव भी माध्यम हो सकता है और गैस भी माध्यम हो सकता है। याद रखेंगे इसमें यांत्रिक तरंगे गमन करती हैं। ठीक है, इसमें यांत्रिक तरंगे गमन करती हैं, तीनों में चल सकती हैं यांत्रिक तरंगे, याद रखेंगे। अब जब आप यांत्रिक के भेद पढ़ते हैं तब थोड़ा सा आप चीजों को अलग ढंग से पढ़ते हैं। करा कि किन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम में, सुनिएगा, माध्यम में प्रत्यास्थता एवं जड़त्व के गुण मौजूद होने चाहिए। तो याद रखेगा ये आंतरिक तरंगों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहां पे समझने वाली बात है दोस्तों, यांत्रिक तरंगों के गमन के लिए क्या होता है? माध्यम में प्रत्यास्थता और जड़त्व के गुण होना चाहिए। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर प्रत्यास्थता हम कहते किसे हैं? मैंने लास्ट टाइम आपको प्रत्यास्थता के बारे में कुछ पढ़ाया था और एक लाइन में आपको समझाया था कि आकृति में परिवर्तन का विरोध ही क्या है दोस्तों? प्रत्यास्थता का गुण होता है। ठीक है, प्रत्यास्थता के बारे में एक लाइन हम क्या कर सकते हैं? तो लिखेगा आकृति में परिवर्तन का विरोध। ठीक है, परिवर्तन का विरोध, यही क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। जबकि जड़त्व में दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं? जड़त्व में क्या पढ़ते हैं? गति में परिवर्तन का विरोध। ठीक है, गति में परिवर्तन का विरोध, यह क्या कहलाता है दोस्तों? यह कहलाता है जड़त्व। तो जहां पर प्रत्यास्थता और जड़त्व के गुण मौजूद होते हैं वो यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है, इनके गुण जो होते हैं यहां भी पाए जाते हैं, यही कहने का तात्पर्य है। करा यांत्रिक तरंगों के उदाहरण बता दीजिए, कौन कौन सी तरंगों को हम यांत्रिक तरंगों का एग्जाम्पल मान सकते हैं? तो याद रखेगा जैसे भूकंपीय तरंगे हो गई, जैसे ध्वनि तरंगे हो गई। ठीक है, भूकंपीय तरंगे हो गई, जैसे ध्वनि तरंगे हो गई, जो कुछ हम बोलते हैं। ठीक है, यह भी तो कहीं ना कहीं एक तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। या फिर जो तरंगे जल वगैरह में गमन करती हैं तो जल तरंगे हो गई। ठीक है, आदि। ठीक है, यह सब दोस्तों यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं, इसको आप याद रखेंगे। अब इसके अंतर्गत पूछता है कि बताइए यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती है? तब आप इसे दो तरीके से पढ़ते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? यांत्रिक तरंगों के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे। दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, देखिए अनुप्रस्थ तरंगों का एग्जाम्पल क्या है? जैसे प्रकाश वगैरह। ठीक है, प्रकाश। अब देखिए प्रकाश हमेशा सीधा लाइन में चलता है। जैसे कमरे में लाइट ऑन कर दीजिए तो उसका प्रकाश लाइट का पूरे कमरे में फैल जाएगा, लेकिन कमरे के बाहर जब आप चले जाएंगे और कमरा बंद रहेगा, क्या वहां तक प्रकाश पहुंचेगा? नहीं सर, कमरा अगर बंद है तो प्रकाश बाहर कहां से जाएगा? लेकिन अब सुनिएगा, अब देखिए यही प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं, लेकिन कमरे के बंद, यदि आपको बंद कर दिया जाए और आप कमरे में चिल्लाइए और एक व्यक्ति कमरे के बाहर खड़ा हो जाए तो क्या ध्वनि वहां तक जा सकती है क्या? हाँ सर, ध्वनि कहीं ना कहीं छिद्र के माध्यम से कमरे के आर पार चली जाएगी। वह क्या है? वो अनुदैर्ध्य का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो ध्वनि तरंगे हैं दोस्तों वो किसका एग्जाम्पल होती हैं? ये अनुदैर्ध्य का एग्जाम्पल होती हैं। जो प्रकाश तरंगे हैं ये अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल होते हैं। ये दोनों याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे इतने दिनों से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, दो बातें समझ नहीं पाते। मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिया हूं, इससे ज्यादा आसान भाषा में कोई आपको समझाएगा भी नहीं, इसलिए इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़िए। कर अनुप्रस्थ तरंगे, जिसे हम ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं, ये गति करती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे हमेशा लंबवत गति करती हैं, इसको याद रखेगा। इनकी दिशा लंबवत होती है। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिएगा, संचरण की दिशा
संचरण की दिशा कैसी होती है दोस्तों? संचरण की दिशा लंबवत होती है, ये आप याद रखेंगे। जैसे प्रकाश है, एग्जाम्पल इसका क्या दे दोस्तों, जैसे इसका उदाहरण आप लिख लीजिएगा। उदाहरण, सिंपल सा उदाहरण है, प्रकाश तरंगे, ठीक है, एकदम सीधी दिशा में गमन करती हैं। यदि बीच में पार्टीशन आ गया, कोई अवरोध आ गया, तो फिर वो तरंगे आगे नहीं जा पाती, वहीं से वो मुड़ जाती, रुक जाती है, ठीक है। इस तरह से इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल कह रहा, अनुप्रस्थ तरंगे किस रूप में संचरित होती या संचारित होती हैं? कह रहा किस रूप में बताया, तो ये लंबवत रूप में संचारित होती हैं, या ऐसे कह सकते हैं, या ऐसे ऐसे चलती है। देखिए ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है। ये शीर्ष और गर्त इसको बोलती हैं। जो ऊपर वाला है शीर्ष है, और जो नीचे वाला वो क्या है दोस्तों? गर्त, ठीक है। इसके साथ साथ याद रखेंगे लंबवत भी चलती रहती हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में है। आगे देखिए अगला सवाल, कह रहा अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं। अनुदैर्घ्य के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अनुप्रस्थ तरंगे कहां से उत्पन्न होती हैं, तो याद रखेगा, हाँ, अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं तो याद रखेगा केवल ठोस माध्यम में, केवल ठोस माध्यम में, ठीक है, ये लिखेगा। प्लस कभी कभी दे देता द्रव, लेकिन द्रव का जो ऊपरी हिस्सा है केवल वहीं पर उत्पन्न रहती है, ठीक है। तो द्रव की ऊपरी सतह पर भी कभी कभी देखने को मिलता है, द्रव के ऊपरी सतह पर, ठीक है, द्रव के ऊपरी सतह पर। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन द्रव के भीतर और गैस में अनुप्रस्थ तरंगे गमन नहीं करती हैं, संचरित नहीं होती, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेगा द्रव के भीतर प्लस गैस में उत्पन्न नहीं होती हैं, ठीक है। इस बात को दोस्तों नोट बनाकर याद रखेगा, ये आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा। केवल और केवल ठोस में, और कभी कभी द्रव में ऑप्शन दे दे तो द्रव का जो ऊपरी हिस्सा उसमें, ठीक है, वहां तक आ जाता है। लेकिन द्रव के जो भीतरी हिस्से हैं, जो आंतरिक सतह वाले हैं, वहां पे नहीं, और गैस में नहीं होता है। तो ये आप याद रखेंगे अलग से, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल था। और इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। देखिए, आपको भरोसा हो, तो फ्री वाली क्लास चल रही है, आपको भरोसा हो कि नितिन सर अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया कंटेंट होता है, आप पढ़ेंगे तो खुद ही लग रहा होगा। आप बहुत जगह पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन मैं कहता हूँ ये सीरीज अगर आप देखेंगे तो आपको फायदा ही करेगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। भाई सवाल पढ़ रहे हैं, कोई पैसा देना नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ है इस सीरीज के साथ जुड़ने का, सबसे अच्छा मज़ा ये है ना, हम हर विषय को पढ़ते हैं, हम हर एक टॉपिक को पढ़ते हैं, कहीं कुछ छोड़ते नहीं, ताकि आप